आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही समान जीव उत्पन्न करना। सबसे पहले कोई भी जीव जन्म लेता है, जन्म के बाद विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद अंत में हो जाती है उसकी मृत्यु। तो ये जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय है वो कहलाता है लाइफ पीरियड। इस लाइफ पीरियड में जो जीव है पूर्णतः यौनारंभ को शुरू कर देता है। मतलब जैसे जैसे जीव के जन्म के बाद विकास होता जाता है, एक निश्चित समय में वो अपने रिप्रोडक्शन के या प्रजनन की क्रिया के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रजनन की क्रिया में ये होता है कि वो अपने ही समान, अपने ही जाति के जीव को उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है प्रजनन। इसमें प्रजनन एक छोटे जीव में एक चींटी से लेकर हाथी तक, और पौधों में देखें तो दूब घास से लेकर बरगद के वृक्ष तक सभी में अपने ही समान जीव को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। और इनमें ये जो प्रजनन है पूरे जीवों में या पौधों में 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो प्रजनन का प्रकार है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या इसको कहा जाता है अलैंगिक प्रजनन। दूसरा जो प्रकार है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। या इसको कहा जाता है कायिक प्रजनन। तीसरा प्रकार है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये कहलाता है लैंगिक प्रजनन। ये 3 प्रकार के प्रजनन हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रजनन, ये दोनों प्रजनन है लगभग समान होते हैं। समान इसलिए क्योंकि ये दोनों प्रजनन की क्रियाओं में सिंगल पेरेंट या एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें एक जनक ही अपने आगे की संतति को बढ़ाता है। तीसरा जो प्रकार है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन, इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, 2 पेरेंट की आवश्यकता होती है, और ये दोनों पेरेंट हैं आपस में मिलकर अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अब हम इसमें पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा हमने बताया कि इसमें सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है, एक ही जनक इसमें भाग लेता है, और ये पाया जाता है किसमें सभी प्रकार के, यानी कुछ जो निम्न स्तर के जो जीव रहते हैं उनमें ये पाया जाता है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में तुमने एग्जाम्पल जैसे देखे होंगे, अमीबा के बारे में सुना होगा कि अमीबा जो रहता है अनियमित आकार का जीव रहता है और एक कोशिकीय रहता है। उसी में विभाजन के पश्चात वो नया जीव है वो तैयार होता चला जाता है। अब अलैंगिक जो प्रजनन है उसके मुख्य रूप से क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन में जब एक जनक है वो भाग ले रहा है तो उसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। समसूत्री विभाजन में एक ही कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं और नए जीव को जन्म देती हैं। सबसे पहले इसके प्रकार देखेंगे अलैंगिक प्रजनन के। सबसे पहला जो इसमें प्रकार है प्रकार है वो है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना। यदि किसी भी चीज को तोड़ा जाए मतलब विखंडित हो जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। उसी प्रकार अलैंगिक प्रजनन की विखंडन की प्रक्रिया में
एनिमल है, सिंपल वे में, सिंपल तरीके से कुछ भागों में टूट जाता है और प्रत्येक टूटा हुआ भाग है वो नया जीव बनाने में सक्षम होता है। इस विखंडन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक कहलाता है द्विविखंडन और दूसरा कहलाता है बहुविखंडन। द्विविखंडन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर है या आकार है वो अनियमित होता है और इसमें बीच में पाया जाता है केंद्र, चारों तरफ द्विध्रुवी से घिरा हुआ रहता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, अमीबा ये दोनों साइड से दबना शुरू होता है। इसके चारों तरफ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बीच से दबते चली जाती है और दबने के पश्चात क्या होता है, ये इस प्रकार की रचना बना लेता है और यहां से इसका केंद्र भी है, ये बीच भाग से टूटना शुरू होता है। ये प्रक्रिया चलते चली जाती है और ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्र आपस में बीच में मिल जाते हैं और उनका एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये द्विविखंडन की प्रक्रिया में एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण होता है। ये कहलाती है द्विविखंडन विधि। बहुविखंडन, बहु मतलब होता है बहुत और विखंडन मतलब होता है टूटना। बहुविखंडन की प्रक्रिया में इसका भी एग्जाम्पल है अमीबा। इसमें अमीबा में जो केंद्रक है बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे केंद्रक बना लेता है और इस केंद्रक के चारों ओर जीवद्रव्य एकत्रित हो जाता है और केंद्रकों की संख्या जितनी होती है उतने ही अमीबा यहां से निर्मित हो जाते हैं। इस प्रकार बहुविखंडन की प्रक्रिया में एक अमीबा से अनेक अमीबा का निर्माण हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप है बडिंग। बडिंग या इसको कहा जाता है कलिका। कलिका के निर्माण में जैसे हमने पौधे में देखे कि गुलाब का जो पौधा है, गुलाब से एक छोटी सी कलिका निकलती है और कलिका से पूरा फूल तैयार हो जाता है। वैसे ही मान लीजिए ये बडिंग की प्रोसेस में इसका जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रा। हाइड्रा में कंप्लीट हाइड्रा में जो मैच्योर हाइड्रा हो जाता है उससे एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है कंप्लीटली डेवलप होके ये हाइड्रा बनाने में सक्षम होता है। ये धीरे धीरे बर्ड आकार में बढ़ता जाता है और पूर्णतः ये हाइड्रा का रूप ले लेता है। जब ये हाइड्रा पूरा मैच्योर हो जाता है तो ये पेरेंट बॉडी से अलग होकर अपना नया जीवन शुरू करता है। इस तरह ये बन जाता है डॉक्टर हाइड्रा। इस प्रोसेस को एक और देखेंगे। सबसे पहले जो मैच्योर हाइड्रा या वयस्क हाइड्रा रहता है उससे एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और एक पूर्णतः हाइड्रा बना लेता है। ये हाइड्रा अपने पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक डॉटर हाइड्रा के रूप में अपना नया जीवन चक्र है वो शुरू करता है। ये हुआ सेकंड टाइप बडिंग का। तीसरा है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी का एग्जाम्पल है ओपेलिना। ओपेलिना में इसमें इसका जो जीव द्रव्य रहता है, जीव द्रव्य छोटे छोटे भागों में इकट्ठा हो जाता है और ये जितने भागों में इकट्ठा होता है, ये जो छोटे छोटे भाग है, प्रत्येक एक जीव द्रव्य का जो भाग है एक ओपेलिना तैयार करता है।
तो ये इस प्रकार एक ओपेलिना से बहुत सारे ओपेलिना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा तैयार हो जाते हैं। फोर्थ है इसका रीजनरेशन। रीजनरेशन इसको कहा जाता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि किसी भी फिर से उत्पादन होना। किसी भी एनिमल को यदि छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए या छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है तो प्रत्येक एक टूटा हुआ भाग है वो पूरा एक नया एनिमल बना लेता है। आप लोगों ने देखे होंगे कि छिपकली की जो पूंछ है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, छिपकली की पूंछ है यदि टूट जाती है तो वहां से छिपकली की नई पूंछ तैयार हो जाती है, वो कहलाता है रीजनरेशन। वैसे ही अब चूंकि हम इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रीजनरेशन पढ़ रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है, इसमें भी हाइड्रा है, अमीबा है। ये इसका प्रत्येक टूटा हुआ भाग, हाइड्रा और अमीबा का प्रत्येक टूटा हुआ भाग एक नया अमीबा या एक नया एनिमल बनाने में सक्षम होता है। लास्ट है इसका जो इसके टाइप्स है कोनिडिया। कोनिडिया में ये बडिंग के समान ही है। बडिंग में हमने देखे थे एक छोटा सा बड बनता है और एक एनिमल से एक ही नया एनिमल बनता है। डिफरेंस ये है कोनिडिया में ये पाया जाता है फंजाई में। फंजाई में छोटे छोटे कोनिडियोस्पोर बनते हैं, माला की समान रचनाएं बनती है, छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं एक के ऊपर एक इकट्ठा होती है जो कहलाती है कोनिडियोस्पोर। और ये प्रत्येक कोनिडियोस्पोर मैच्योर होकर यहाँ से अलग होता है। अब प्रत्येक एक अलग हुआ भाग जो है एक नया फंजाई बनाने में सक्षम होता है। तो ये हमारा ये हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ ये होते हैं कि इसमें केवल सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। इसके बाद दूसरा जो इसका मुख्य लाभ है, समसूत्री विभाजन के द्वारा इससे नया एनिमल तैयार हो जाता है। एक सिंगल पेरेंट से उसमें समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के बाद नया एनिमल उसमें तैयार हो जाएगा। अब चूंकि इसमें सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है तो इसमें दूर दूर स्थानों पर जाकर भी ये एनिमल है वो अपने संतति को बनाए रखता है। और इसकी जो हानि होती है अलैंगिक प्रजनन में, इसका नुकसान, मुख्य नुकसान ये होता है कि इसमें विकास की जो संभावनाएं कम हो जाती है। विकास की संभावना इसलिए कम होती है क्योंकि सिंगल पेरेंट से बन रहा है तो इसमें जो बीमारियां हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार वही ट्रांसफर होते चले जाते हैं। अनुकूलन इसमें नहीं पाया जाएगा। अनुकूलन इसलिए नहीं, सिंगल पेरेंट से बन रहा है वही गुण उसमें एक के बाद दूसरे, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें अनुकूलन नहीं पाया जाता है और इसमें विकास की संभावना है पूर्णतः समाप्त हो जाती है। सेकेंड टाइप में रिप्रोडक्शन का वो है वर्धित प्रजनन या कायिक प्रजनन। ये वर्धित प्रजनन या कायिक प्रजनन पाया जाता है केवल पौधों में। पौधों में जैसे अलैंगिक प्रजनन में हमने देखा कि इसमें केवल सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है और वो सिंगल पेरेंट के द्वारा ही नया पौधा है वो तैयार हो जाता है। इसमें दो प्रकार हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम वर्धित प्रजनन। प्राकृतिक मतलब होता है कि जो प्रकृति के द्वारा अपने आप ही किया जाता है। इसमें तीन प्रकार है, एक जड़ों के द्वारा, दूसरा तने के द्वारा और तीसरा होता है पत्ती के द्वारा। जड़ों के द्वारा रिप्रोडक्शन तुमने देखा होगा, शकरकंद सभी ने देखे हैं। शकरकंद में छोटे छोटे बड के समान रचनाएं निकलती है और ये बड ही अपने आप ही समय के साथ साथ अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देता है। तने के द्वारा जो वर्धित प्रजनन होता है उसमें तीन प्रकार है, भूमिगत, अर्धवायवीय और वायवीय। भूमिगत तने मतलब होता है, तने का मुख्य गुण होता है कि उसमें दो चीजें पाई जाती है, एक तो नोड और दूसरा इंटरनोड। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, गन्ना सभी ने देखे होंगे, तो गन्ने की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये भाग कहलाता है नोड और दो नोड के बीच का जो भाग है वो कहलाता है इंटरनोड। नोड और इंटरनोड। भूमिगत ये जो तना होता है, भूमिगत तना मतलब ऐसा तना जो जमीन के अंदर पाया जाता है। तो जमीन के अंदर यदि तना पाया जाता है, लेकिन उसकी खास बात ये रहती है कि उसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तो इसमें ऐसे तने जो जमीन के अंदर पाए जाते होंगे उसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो भूमिगत तने के द्वारा होता है। तुमने आलू देखे होंगे, आलू के अलावा और हल्दी है या फिर जिमीकंद है, ये सभी भूमिगत तने के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें इस टाइप की जो संरचना पाई जाती है उसके द्वारा नए पौधों की वृद्धि होती है, नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं।
अगला है अर्धवायवी। अर्धवायवी मतलब कि जिसका आधा भाग जमीन के अंदर रहे, आधा भाग जमीन के बाहर रहे। इसमें दूध, घास और पुदीना सभी ने देखे होंगे, जिसको रनर और सकर के नाम से जाना जाता है। दूध घास जो रहती है ये जमीन हमने मान के चले, जमीन के नीचे इसकी जड़ रहती है। यहाँ दूध घास ऐसे उत्पन्न होती है, कुछ दूरी तक चलने के बाद फिर वो जमीन में धंसती है, फिर ऊपर उठती है। तो एक प्रकार से ये दौड़ती हुई रहती है। तो इसके जड़ वाला जो हिस्सा है, यदि इससे नए पौधों की उत्पत्ति होती है तो ये कहलाता है अर्धवायवी। तो अर्धवायवी में जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो तो एक तो आ जाएगा दूध घास और दूसरा आता है पुदीना। वायवी तनों में, वायवी तने की तरह जिसमें रिप्रोडक्शन होता है या नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है गन्ना। गन्ना सभी ने देखी है। तो इस गन्ने में नोड वाले भागों से जड़ें निकलती हैं और ये जड़ें जमीन में धंसकर फिर से नया गन्ने का पौधा है वो उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार वायवी पौधों के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है या फिर नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। ये हो गया प्राकृतिक तौर पर जो रिप्रोडक्शन की या प्रजनन की क्रिया की जाती है। अगला है कृत्रिम वर्धी प्रजनन। कृत्रिम वर्धी प्रजनन जो होता है पूरा व्यावसायिक तौर पे किया जाता है, मतलब व्यावसायिक लाभ के लिए जो लोगों के द्वारा किया जाता है वो कहलाता है कृत्रिम वर्धी प्रजनन। इसमें अलग अलग प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है कटिंग। कटिंग मतलब होता है काटना, जो नॉर्मली हम घरों में करते हैं कि जैसे गुलाब का पौधा हो गया या लोकल लैंग्वेज में जिसको जसवंत कहा जाता है, इन पौधों को यदि हमको लगाना है तो हम क्या करते हैं कि सिंपल उसकी एक टहनी को काट दिया जाता है और काट के जमीन में रोपित कर दिया जाता है और वहां से कुछ दिनों बाद जब फेवरेबल कंडीशन उनको मिलती है, पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, मिट्टी में खाद पर्याप्त मात्रा में दी जाती है, तो वहां से नया पौधा तैयार हो जाता है। तो कटिंग का एग्जाम्पल हो गया गुड़हल और गुलाब। सेकंड है लेयरिंग। लेयरिंग में दो प्रकार है, माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग। ये उन पौधों के लिए उपयोग में लाया जाता है इस विधि को कि जिनकी टहनी जो रहती है वो कोमल रहती है, जो आसानी से मुड़ सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग में एक मुख्य पौधा रहता है जो जमीन से लगा हुआ रहता है। इसकी एक टहनी जो कोमल टहनी रहती है उसको इस प्रकार से नीचे जमीन में दबा दिया जाता है। दूसरा हिस्सा इसका ऊपर उठा हुआ रहता है। ये भाग है, ये मिट्टी का भाग, यहाँ पर मिट्टी लगी हुई है जिसमें मिट्टी में इसको दबाया जाता है और ये हो गया मुख्य पौधा। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, जब ये भाग मिट्टी में दबा हुआ है, ये वाला भाग मिट्टी में जब दबा रहता है, इसको पानी दिया जाता है तो इस भाग से जड़ें निकलने लगती हैं। जड़ें जब निकलने लगती हैं तो इसको मुख्य जो पौधा है उससे इस भाग से काट दिया जाता है। काटने के बाद जब यहाँ जड़ें निकल गई है तो यहाँ पर इसको नई जगह पर रोपित कर दिया जाता है और यहाँ रोपित करने के बाद यहाँ से जो है वो नया पौधा इसका तैयार हो जाता है। और ये जो प्रक्रिया है माउंट लेयरिंग की, ये उपयोग में लाई जाती है नींबू के पौधों में। इसका सेकंड टाइप है वो कहलाता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग इसी से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें क्या किया जाता है, एक जो मुख्य पौधा रहता है जो जमीन पे लगा हुआ है, उसकी एक शाखा में थोड़ा सा कट लगा दिया जाता है। कट लगाने के बाद यहाँ पर दूसरा पौधा है वो रोपित किया जाता है। पौधा रोपित करने के लिए उसी प्रजाति का जो पौधा है वो रोपित किया जाता है। उसी प्रजाति का, यदि हमको आम की प्रजाति चाहिए तो आम की दूसरी प्रजाति जो उनके साथ मैच करके हमको लगाना है, उसी प्रजाति को यहाँ पर रोपित कर दिया जाता है या इस कट में लगा दिया जाता है। अब दोनों पौधे जो है वो एक साथ ऐसे लगे नहीं रहेंगे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर जो पौधा लगाया जा रहा है
मिट्टी से लगाने के बाद यहाँ पर मिट्टी लगा दी जाती है और उसको पॉलीथीन से पूरा बांध दिया जाता है और उसको नियमित रूप से पानी देते हैं। कुछ दिनों बाद जब यहाँ पे मिट्टी रहती है, यहाँ से जड़ें निकल आती है। जब जड़ें निकल आती है तो इसको इस भाग से काट दिया जाता है और काट के जो नया पौधा तैयार है उसको मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है और वहां से नया पौधा है वो तैयार हो जाता है। तो ये एयर लेयरिंग को उपयोग किया जाता है अंगूर के तौर। तो ये दो प्रकार की हो गई, लेयरिंग, माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग। तीसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में जो यूज किया जाता है इसमें ऐसे पौधों को यूज किया जाता है कि हमको जिसमें नई प्रजाति तैयार हो। नई प्रजाति के लिए यदि हम मान के चले कि एक आम का जो पौधा है उसमें छोटे फल लग रहे हैं लेकिन मीठे, दूसरा आम का पौधा है जिसमें बड़े फल लग रहे हैं लेकिन वो खट्टे। अब हमको जो चाहिए रहता है उसमें फल भी बड़े लगे और मीठे, तो इसके लिए आम की ही दो प्रजाति को आपस में मिलाया जाता है। इसमें एक पौधा जो मुख्य जो जमीन से लगा हुआ रहता है और इसे काट दिया जाता है विशेष। दूसरा जिसके साथ हमको पौधा मिक्स करना है, जिसकी प्रजाति को, उसकी इस प्रकार से कटिंग करके फिक्स कर दिया जाता है और वही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि इस भाग में पूरी मिट्टी लगा दी जाती है। मिट्टी के बाद पॉलीथीन से लपेट दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है और लगातार उसको निश्चित मात्रा में पानी दिया जाता है। तो कुछ दिन में हम जड़ें निकल आती है और इसको इस भाग से काट के उसको नई जगह रोपित कर दिया जाता है। तो मेन थीम जो ग्राफ्टिंग की है कि इसमें एक ही प्रजाति के दो पौधों को आपस में मिश्रित करना जिससे नया पौधा है वो तैयार हो जाए। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो स्प्लाइस और दूसरा होता है विग ग्राफ्टिंग। स्प्लाइस के लिए यही कंडीशन है कि जिसमें डायगोनली पौधों की कटिंग की जाती है। मुख्य पौधा है उसको तिरछा काटा जाता है, दूसरा पौधा जिसकी हमको ग्राफ्टिंग करनी रहती है उसे इस प्रकार से लगा के ये जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर मिट्टी लगाने के बाद से पॉलीथीन से बांध दिया जाता है। जो मुख्य पौधा है वो कहलाता है स्टॉक और दूसरा जिसे लगाया जाता है वो कहलाता है शूट। कुछ दिनों बाद जब यहाँ से जड़ें निकल आती हैं तो इसको यहाँ से कटिंग करके नई जगह पर रोपित कर दिया जाता है और यहाँ से हमको दोनों पौधों के गुण है वो प्राप्त हो जाते हैं। विब ग्राफ्टिंग जो हमने पहले पढ़े वही है। इसे पहले को वी शेप में काटा जाता है, दूसरे पौधे को उसके ऊपर वी शेप में काट के फिर मिट्टी लगा दी जाती है। मिट्टी लगा के पॉलीथीन से इसे पैक कर दिया जाता है और जब इसमें जड़ें निकल आती है तो यहाँ से इसे कटिंग करके नई जगह पर रोपित कर दिया जाता है। तो ये कहलाती है विब ग्राफ्टिंग। अब इसमें लास्ट है माइक्रो प्रोपोगेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, या सूक्ष्म प्रसारण। तो ये जो सूक्ष्म प्रसारण है ये पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है। पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है, इसे पूरे प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। माइक्रो प्रोपोगेशन या सूक्ष्म प्रसारण, इसमें ये पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें एक जीवित पौधे के एक जीवित ऊतक से हजारों की संख्या में नए पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले एक पौधा लिया जाता है। ये जो पौधा है ये कहलाता है एक्सप्लांट। इस पौधे का एक ऊतक लिया जाता है, एक टिश्यू हमने लिए है और मैंने बताया कि एक पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है। मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कहाँ संपन्न होती है? लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में। ये जो एक ऊतक दिया गया है, इस ऊतक को एसेप्टिक माध्यम में तैयार किया जाता है। एसेप्टिक मतलब होता है कि जो पूर्णतः जीवाणु रहित हो। इसे पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये पोषक माध्यम है। इस पोषक माध्यम में वो सभी चीजें जरूरी होना चाहिए जो इस एक पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। इसमें मुख्य रूप से आयरन, सुक्रोज, अमीनो एसिड,
और विटामिन्स और साथ ही प्लांट हार्मोन। ये संवर्धन माध्यम में इसको ग्रो करने के लिए, वृद्धि करने के लिए रख दिया जाता है। कुछ दिनों बाद ये जो कोशिका है ये विभाजित होना शुरू होती है। विभाजित होते होते ये कोशिकाओं का एक गुच्छा तैयार होता है, एक कोशिकाओं का समूह तैयार हो जाता है और ये कोशिकाओं का समूह ये कहलाता है कैल्स। ये जिस संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, जिस इसमें दो पादप हार्मोन ऑक्सिन और जिबरेलिन, ये दोनों समान अनुपात में लिए जाते हैं। इसके पश्चात ये जो कैलस तैयार होता है उसको तीसरे पात्र में ट्रांसफर किया जाता है। इस पात्र में जब इसे ट्रांसफर किया जाता है तब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जिब्रेलिन की अपेक्षा ज्यादा ली जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा जिब्रेलिन से ज्यादा ली जाती है और लगभग 4 से 6 सप्ताह पश्चात यहाँ से छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं, जिसमें रूट और शूट, जड़ और तना दोनों रहते हैं। और यहाँ से फिर इन पौधों को ग्रीन हाउस में क्यारियों में लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार एक छोटी सी कोशिका से बहुत सारे, लगभग हजारों की संख्या में नए पौधे तैयार हो जाते हैं और ये कहलाता है माइक्रो प्रोपोगेशन। ये माइक्रो प्रोपोगेशन आलू और गन्ने की फसल या फिर ऐसे पौधे कि जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं, उन पौधों के लिए ये बहुत उपयुक्त रहती है। अब ये पूरा वर्ती प्रजनन हो गया। वर्ती प्रजनन के मुख्य लाभ ये रहते हैं कि इसमें सिंगल पेरेंट की या एक जनक की आवश्यकता रहती है, इसलिए आसानी से इसे कहीं भी तैयार किया जा सकता है। दूसरा इसमें फायदा ये होता है कि वो समसूत्री विभाजन होता है, इसलिए आसानी से हमें नए पौधे प्राप्त हो जाते हैं। और इसमें एक पौधे से, माइक्रो प्रोपोगेशन के अंतर्गत एक पौधे से हजारों की संख्या में नए पौधे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो नुकसान है या इसकी जो हानि है मुख्य रूप से ये है कि इसमें जो बीमारी जनित पौधे हैं उसी की वर्षा गति की होती जाती है। यदि हम बीमार पौधों को बोते हैं तो वो हमको जो परिणाम मिलता है वो भी बीमार पौधे ही मिलते हैं। दूसरी इसका नुकसान ये होता है कि इसमें अनुकूलन नहीं पाया जाता है और इसमें विकास की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है। हमारा तीसरा जो प्रकार है रिप्रोडक्शन का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन की इस प्रक्रिया में दो अलग अलग स्ट्रैंड भाग लेते हैं, जिसे कहा जाता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट साइज में सिमिलर भी हो सकते हैं या फिर असमान भी हो सकते हैं। तो ये लोअर प्लांट में अलग होता है और हायर प्लांट में इसकी जो प्रक्रिया चलती है वो अलग प्रकार से चलती है। सबसे पहले हम देखेंगे लोअर प्लांट्स में मेल गैमेट एंथेरिडिया कहलाता है और फीमेल गैमेट कहलाता है आर्किगोनिया। और आर्किगोनिया फीमेल गैमेट। एंथेरिडिया का जो शेप रहता है वो टेनिस के रैकेट के समान होता है। जो चारों ओर कोशिकाओं से घिरा हुआ होता है।
इसमें अंदर की ओर जाल के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कहलाती है एम्ब्रियोजॉइड मदर सेल। और इसका नीचे का पोर्शन कहलाता है स्टॉक। ये कहलाता है टोटल एंथीरेडिया, जिसमें नीचे लंबे डंठल के समान रचना कहलाती है स्टॉक, और ऊपर का पोर्शन कहलाता है जिसके अंदर एंथीनोजॉइड मदर सेल पाई जाती है। और इस एंथीनोजॉइड मदर सेल से एक बनता है एंथीरेडिया, जो होता है मेल गैमेट। वैसे ही फीमेल गैमेट आर्किगोनिया फ्लास्क शेप का होता है, जिसमें ऊपर का भाग लंबा और नीचे का भाग होता है फुला। नीचे का फुला हुआ भाग कहलाता है वेंटर, और इसकी कोशिकाएं कहलाती है वेंट्रल कैनाल सेल। ऊपर की कोशिकाएं जो रहेंगी वो कहलाती है नेक, और इनकी कोशिकाओं को कहा जाता है नेक सेल। सबसे ऊपर की दो कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, जो कहलाती है कवर सेल। इस नेक सेल के अंदर की कोशिकाएं कहलाती है नेक कैनाल सेल, और इस पूरे भाग में वेंटर के अंदर एक कोशिका पाई जाती है, जो कहलाती है एग। इस प्रकार ये आर्किगोनिया की रचना जो रहती है फ्लास्क शेप की रहती है। ऊपर का लंबा पतला भाग कहलाता है नेक, नीचे का फुला हुआ भाग कहलाता है वेंटर। वेंटर की कोशिकाएं कहलाती है वेंटर कैनाल सेल। वेंटर कैनाल सेल के अंदर पाया जाता है एग सेल। नेक के पोर्शन में पाया जाएगा नेक सेल, ऊपर दो कवर सेल से जुड़ा हुआ रहता है, और नेक सेल के बीच में पाई जाती है नेक कैनाल सेल। ये रचना हो गई आर्किगोनिया की। ये हो गया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पाए जाएंगे लोअर प्लांट्स में। इसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में सबसे पहले यहां से एंथीरोजॉइड्स निकलते हैं। ये एंथीरोजॉइड्स जो रहते हैं वो मूवेबल या चलायमान होते हैं, जो पानी में तैरते हुए पहुंचते हैं इस कवर सेल तक। कवर सेल खुलती है और यहां से एंथीरेडिया इस नेक कैनाल से होते हुए पहुंचते हैं एग तक, और यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, और यहाँ पर निर्माण होता है जाइगोट। ये पूरी प्रक्रिया पाई जाती है लोअर प्लांट में, और जाइगोट बनने के पश्चात यहां से बनता है स्पोरोफाइट प्लांट। ये जाइगोट बनने की प्रक्रिया में जाइगोट बनने के बाद कोशिकाओं का विभाजन होता है। ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं, और विभाजित होने के बाद कुछ ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं, और ऑर्गन बनने के बाद बनता है स्पोरोफाइट प्लांट। उसके बाद में हायर प्लांट्स। हायर प्लांट में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट चल होता है और आकार में छोटा, जबकि फीमेल गैमेट स्थिर या अचल और आकार में होता है बड़ा। मेल गैमेट इसमें प्लांट में कहलाता है
स्पर्मेटोजोइड और फीमेल गैमेट कहलाता है एग। अब इसमें इस प्रक्रिया में स्पर्मेटोजोइड होता हुआ एग तक जाता है और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और बनाते हैं डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट में फिर से डिवीजन की प्रक्रिया होती है, विभाजन होता है और उसके पश्चात एक प्लांट का निर्माण होता है। ये पूरी प्रक्रिया चलती है। इसके बीच में आता है कि पूरी लाइफ साइकिल में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। जीवन चक्र की अवस्था में सबसे पहले आती है किशोरावस्था, दूसरी प्रजनन अवस्था और तीसरी आती है जीवनता। किशोरावस्था मतलब होता है कि इस प्रजनन अवस्था से पहले की अवस्था। ये माना जाता है कि बाल्यकाल से लेकर प्रजनन अवस्था आने के पहले तक की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है और इस अवस्था में जो व्यक्ति है सबसे अधिक वृद्धि करता है और इस समय वो अपने प्रजनन की अवस्था के लिए तैयार होता है। प्रजनन अवस्था आने पर इसमें दो इसको पार्ट में बांटा जाता है। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक पौधों में जो अवस्था पाई जाती है, इसमें जो पौधा रहता है वो केवल एक ही बार पुष्प या फल देने के पश्चात समाप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था पौधों में कहलाती है मोनोकार्पिक। एग्जाम्पल, बांस का पौधा या धान, गेहूं, ये जो पौधे हैं मोनोकार्पिक कहलाते हैं, जिसमें एक बार पुष्प या फल लगने के पश्चात ये पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। दूसरा कहलाता है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक मतलब होता है बहुवर्षीय, जिसमें लगातार कई सालों तक पुष्प और फल खिलते हैं और उसके पश्चात अनेक वर्षों तक जीवन यापन करने के बाद पौधे हैं वो समाप्त होते हैं। इसमें आम, पीपल, बरगद, ऐसे बहुत सारे नए वृक्षों को शामिल किया जा सकता है। लास्ट अवस्था है जीर्णता। जीर्णता की अवस्था मतलब होता है कि इस समय तक पौधों में जितनी भी क्रियाएं होने वाली होती है, मतलब जितनी भी क्रियाएं होती है, चाहे उसमें प्रजनन की क्रिया हो या फूलों की खिलने की क्रिया हो, ये पूरी क्रियाएं धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है और अंत में जब पौधा समाप्त होने वाला रहता है तो वो कहलाती है उसमें अवस्था जीर्णता। लैंगिक प्रजनन में 3 अवस्थाओं में उसको बांटा गया है। सबसे पहला कहलाता है प्री फर्टिलाइजेशन, इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और लास्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब होता है प्रजनन के पूर्व की अवस्था। प्रजनन के पूर्व की अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस मतलब
युग्मक जन्म, और ये होगा स्थानांतरण। गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में संयुग्मित होते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये दोनों अगुणित होते हैं और ये अगुणित दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होकर बनाते हैं द्विगुणित जाइगोट। ये द्विगुणित जाइगोट की रचना करते हैं। गैमेटोजेनेसिस का अर्थ है गैमेट निर्माण की क्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। ये लोअर प्लांट में अलग होता है और हायर प्लांट में अलग होता है। लोअर प्लांट में या निम्न वर्गीय पौधों में इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का साइज रहता है वो इक्वल रहता है। जब इन दोनों का साइज इक्वल रहता है तब ये कहलाते हैं आइसोगैम्स। लेकिन हायर प्लांट में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का साइज रहता है वो असमान होगा और ये कहलाते हैं अनआइसोगैम्स। ये पाया जाएगा हायर प्लांट में। आइसोगैमस और अनआइसोगैमस। आइसोगैमस मतलब लोअर प्लांट में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का साइज है वो इक्वल रहता है और अनआइसोगैमस मतलब होता है जो हायर प्लांट में पाया जाएगा इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का साइज जो रहता है या आकार रहता है वो असमान रहता है। अगली इसकी प्रोसीजर है वो कहलाती है गैमेट ट्रांसफर या युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों का स्थानांतरण में जैसे हमने पहले देखा है कि मेल गैमेट जो रहता है वो चलायमान रहता है। इसमें मेल गैमेट ये मूव करता है फीमेल गैमेट की तरफ, यहां से मूव करता है और जाता है फीमेल गैमेट के पास और यहाँ पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट ये आपस में फ्यूज होते हैं, संयुग्मित होते हैं। अब ये स्थानांतरण की प्रक्रिया या तो जल में भी हो सकती है या फिर वायु में भी हो सकती है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आती है। गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के पश्चात आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है कि गैमेट का आपस में फ्यूजन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और निषेचन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब बाह्य निषेचन। इस प्रक्रिया में ये जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया होती है पूर्णतः शरीर के बाहर होती है और ज्यादातर ये पाई जाती है जितने भी जलीय जीव रहते हैं या फिर एम्फीबियंस। जलीय जीव में मछलियां हो गई या फिर घोंगे हैं और एम्फीबियंस में मेढक हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म है वो स्पर्म जल के माध्यम से तैरता हुआ पहुंचता है फीमेल गैमेट तक और वहां पर फ्यूज होके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होके बनाते हैं जाइगोट। ये पूरी प्रक्रिया चूंकि शरीर के बाहर होती है इसलिए इसको कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और ये पाया जाता है फिशेज में और एम्फीबियंस में। सेकंड है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का अर्थ होता है कि इसमें फर्टिलाइजेशन की या निषेचन की पूरी प्रक्रिया होती है शरीर के अंदर संपन्न। इस पंप माध्यम के द्वारा पहुंचाए जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर और वहां पर स्पर्म और ओवम
ये आपस में फ्यूज होते हैं और यहाँ पे ये बनता है जाइगोट। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है प्राइमेट्स में। और लास्ट में आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन के पश्चात होने वाली प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के निर्माण के पश्चात में इन जाइगोट में विभाजन होता है। जाइगोट डिप्लॉयड या द्विगुणित रचना होती है। इस द्विगुणित गोलाकार रचना की जो कोशिकाएं रहती हैं उसमें लगातार विभाजन होता है। लगातार विभाजन होने के पश्चात ये कोशिका जो होती है बहुकोशिकीय संरचना बनती है। बहुकोशिकीय संरचना बनने के बाद इसमें अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण होता है और एनिमल्स में इससे एम्ब्रियो बनेगा। और प्लांट में इस जाइगोट से फ्रूट का या फलों का निर्माण होता है। जाइगोट के निर्माण के पश्चात इस आधार पर प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाते हैं ओविपेरस और दूसरे कहलाते हैं विविपेरस। ओविपेरस मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो कि अंडों को जन्म देते हैं, अंडे उत्पन्न करते हैं, वो कहलाते हैं ओविपेरस, जिसमें आ जाएंगे फिशेस और बर्ड्स। विविपेरस ऐसे एनिमल्स जो कि बच्चों को जन्म देते हैं वो कहलाते हैं विविपेरस। तो इसमें जितने भी हायर एनिमल्स रहते हैं इसमें मंकी, बैट, एलिफेंट एक्सेट्रा। तो इस प्रकार इसमें जाइगोट के बेसिस पे इन्हें दो भागों में बांटा गया है, ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस में ऐसे एनिमल्स जो कि अंडे उत्पन्न करते हैं कहलाएंगे ओविपेरस, और विविपेरस मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो कि बच्चों को जन्म देते हैं वो कहलाएंगे विविपेरस। और लास्ट में इस जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का निर्माण होता है एनिमल में, और प्लांट में निर्माण होता है बीजों का। और इस प्रकार ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है यहाँ पर समाप्त।